बहुत समय पहले की बात है। एन साबा नूर एक शक्तिशाली म्यूटेंट था जिसे दुनिया का पहला म्यूटेंट माना जाता है। वो प्राचीन मिस्र का शासक था और लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। साबा नूर के पास कई विनाशकारी शक्तियां थीं, जैसे कि मन से चीजों को हिलाना, दिमाग से मशीनों को कंट्रोल करना, पल में कहीं भी पहुंच जाना और दूसरों की शक्तियों की ताकत को बढ़ाना। मृत्यु से बचने के लिए उसने एक अनोखी रस्म की तैयारी की। उसने एक जवान म्यूटेंट के शरीर में अपनी आत्मा ट्रांसफर करनी चाहिए ताकि उस जवान के पास मौजूद हीलिंग पावर उसे अमरता दे सके। लेकिन जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तभी एक भयंकर साजिश हुई। कुछ साजिशकर्ताओं ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे आत्मा ट्रांसफर अधूरी रह गई और तभी उस पर हमला हुआ। साबा नूर के चारों शक्तिशाली सेवक, जिन्हें हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स कहा जाता था, एक एक करके सभी मारे गए। पिरामिड के खंभों को तोड़ दिया गया और पूरा पिरामिड टूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मरने से पहले उनमें से एक वफादार हॉर्समैन ने नूर के शरीर को एक खास सुरक्षात्मक ताबूत में बंद कर दिया और उसके चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे वो भारी मलबे से बच सके। साबा नूर जिंदा तो था, लेकिन सदियों तक जमीन के नीचे बंद, अकेला और सोया हुआ था। हजारों साल बीत जाते हैं। हालांकि दुनिया को लगता है कि साबा नूर हमेशा के लिए मिट चुका है, लेकिन उसके कुछ भक्तों का एक गुप्त समुदाय अब भी जिंदा है। वो लोग चुपचाप उसकी वापसी की तैयारी करते रहते हैं। उसके जैसी ताकतवर शक्ति की दुनिया को फिर से जरूरत है, ऐसा उनका विश्वास होता है। तभी साल 1933 आता है। इन भक्तों को आखिरकार उसकी कब्र का ठिकाना मिल जाता है, जो सदियों से रेत और मलबे के नीचे दबा हुआ था। वो जैसे ही गलती से उस पिरामिड पर सूरज की रोशनी डालते हैं, वैसे ही वह अधूरी आत्मा स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और साबा नूर की चेतना उस जवान शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर जाती है। वो जागता है सैकड़ों सालों की नींद के बाद। जब वो बाहर की दुनिया को देखता है तो उसे मानवता खोई हुई, कमजोर और गुमराह लगती है। उसका दिल क्रोध और घृणा से भर उठता है। वो सोचता है कि मेरे बिना ये दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है, इसे खत्म करके फिर से बनाना होगा। जैसे ही वह पूरी ताकत से उठता है, उसकी उपस्थिति से धरती कांप उठती है। दुनिया भर में भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। लोग डर से सहम जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। अब वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए साथियों की तलाश करता है। उसी दौरान काहिरा की गलियों में उसे मिलती है एक युवा जेबख्तरी लड़की जिसका नाम ओरो होता है, जिसे दुनिया आगे चलकर स्टॉर्म के नाम से जानेगी। उसके पास पहले से ही एक जबरदस्त ताकत होती है, मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति। साबा नूर उसकी शक्ति को छूता है और उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ओरो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। अब साबा नूर का पहला घुड़सवार तैयार है और दुनिया की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब कहानी का अगला पड़ाव आता है। पूर्व बर्लिन में एक रहस्यमयी और साहसी म्यूटेंट जिसका नाम रेवेन है और जिसे दुनिया मिस्टिक के नाम से जानती है, एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब की जांच कर रही होती है। मिस्टिक के पास एक खास ताकत है, वो किसी का भी रूप बदल सकती है। उस क्लब में दो म्यूटेंट आपस में लड़ रहे होते हैं। पहला है एंजेल, जिसकी पीठ से बड़े और ताकतवर पंख निकले हुए हैं और जो हवा में उड़ सकता है, और दूसरा है नाइटक्रॉलर, एक नीली चमड़ी वाला लड़का जिसके पास है एक अनोखी शक्ति है और वो है टेलीपोर्टेशन। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। रेवेन जब ये देखती है कि नाइटक्रॉलर को बंदी बना लिया गया है तो वो बहादुरी से उसे बचा लेती है। इसके बाद वह कालिबान नाम के एक ब्लैक मार्केट डीलर की मदद लेती है ताकि वो नाइटक्रॉलर को अमेरिका भेज सके, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ साबा नूर अब भी अपनी सेना बना रहा है। वो पहुंचता है कालिबान के अड्डे पर, जहां उसकी मुलाकात होती है साइलोक से। साइलोक एक बेहद खतरनाक म्यूटेंट है जिसकी आंखों में गुस्सा और हाथों में बैंगनी रंग की मानसिक ऊर्जा है जो तेज तलवार का रूप ले लेती है। साइलोक अब साबा नूर की दूसरी घुड़सवार बन जाती है। वो उसे एंजेल के पास ले जाती है। साबा नूर एंजेल को देखता है और उसके पंखों को मेटल के पंखों में बदल देता है। अब वो न सिर्फ उड़ सकता है बल्कि अपने पंखों से हमला भी कर सकता है। अब साबा नूर की सेना मजबूत होती जा रही है। 2 घुड़सवार तैयार हैं और 2 और की तलाश बाकी है। दुनिया की तबाही धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तभी कहानी में आगे दूसरी ओर हम एक और लड़के को देखते हैं
जिसे लोग हैवॉक के नाम से जानते हैं। वो एक म्यूटेंट है जो अपने शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे तबाही बनाकर बाहर छोड़ सकता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई, जिसकी जिंदगी अब तक आम थी और अब वो अपनी म्यूटेंट शक्तियों से जूझ रहा है। स्कॉट की आंखों से अचानक विनाशकारी लेजर किरणें निकलने लगती हैं, इतनी ताकतवर कि वो जिसे भी लग जाए पल में राख कर दें। वो इन्हें रोक नहीं पाता और उसकी आंखें सब कुछ तबाह करने लगती हैं। वो डर में जी रहा होता है और अपनी ही ताकत से घबराया हुआ होता है, और एलेक्स अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकता। वो उसे ले जाता है न्यूयॉर्क में बने एक विशेष संस्थान में, जो म्यूटेंट बच्चों को उनकी शक्तियां समझना और नियंत्रित करना सिखाता है। यह संस्थान चलाते हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, जो एक शांतिप्रिय म्यूटेंट, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीपैथ हैं। वो दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, और वो भी बिना कुछ कहे। वहां पर स्कॉट की मुलाकात होती है हैंक से, जिसे दुनिया बीस्ट के नाम से जानती है। वो एक म्यूटेंट है जिसके पास शेर जैसे पंजे, तेजी से पकड़ने वाले पैर और अद्भुत ताकत और बुद्धिमत्ता है। अब स्कॉट के पास उम्मीद है, वो जगह जहां उसे समझा जाएगा और अपनी ताकत को एक हथियार की जगह एक जिम्मेदारी की तरह इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। कहानी में आगे प्रोफेसर के स्कूल में स्कॉट अब अपनी शक्तियों को धीरे धीरे समझने लगा है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी और संवेदनशील लड़की से, जिसका नाम जीन ग्रे होता है, जिसके पास दो बेहद शक्तिशाली क्षमताएं हैं। पहली है दिमाग पढ़ने और बात करने की ताकत, और दूसरी है मन से चीजों को हिलाने और उड़ाने की ताकत। जीन और स्कॉट की आपसी बातचीत में धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनने लगता है। दोनों एक दूसरे की कमजोरियां समझते हैं और एक दूसरे में सहारा और अपनापन महसूस करते हैं। उधर रेवेन भी नाइटक्रॉलर को लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां उसे भी अब एक सुरक्षित और स्वीकार करने वाली जगह मिलती है। लेकिन तभी दूर कहीं दुनिया में हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि साबा नूर की जागृति से पृथ्वी पर ऊर्जा में अजीब सी गड़बड़ी हो रही है। यह देखकर प्रोफेसर और एलेक्स सीधे संपर्क करते हैं एक लड़की से, जो CIA एजेंट है, और उसका नाम मोइरा है, जो मिस्र में साबा नूर की प्राचीन कथा पर रिसर्च कर रही थी। मोइरा को याद नहीं कि वो पहले से प्रोफेसर को जानती है, क्योंकि पिछली मुलाकात के बाद प्रोफेसर ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी, ताकि वो म्यूटेंट्स की सच्चाई भूल जाए। जब दोबारा मुलाकात होती है तो प्रोफेसर मोइरा को बताता है कि उसके पास लेवल 5 सिक्योरिटी क्लियरेंस है। मोइरा अब बिना हिचकिचाहट के अपनी सारी जानकारी शेयर कर देती है। वो बताती है कि साबा नूर के साथ हमेशा 4 रक्षक होते थे, जिन्हें वो हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स कहता था। इन चारों के साथ मिलकर वो हमेशा दुनिया को अपने हिसाब से बदलता था। इसी बीच जीन ग्रे के मन में एक भयानक तूफान उठ रहा है। वो हर रात भयानक सपने देख रही है, सपने जिनमें वो देखती है कि एक अंधकारमयी शक्ति पूरी दुनिया को तबाह कर रही है। वो अपने डर को प्रोफेसर से साझा करती है। प्रोफेसर समझता है कि जीन में कोई बहुत बड़ी शक्ति छुपी है, जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जाग सकती है। वो उसे डरने के बजाय समझने की सलाह देता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी शक्तियों को स्वीकार करे, क्योंकि जो शक्ति उसके अंदर है वो न केवल विनाश ला सकती है, बल्कि दुनिया को बचा भी सकती है। अब कहानी हमें ले जाती है पोलैंड में, जहां एक एरिक नाम का आदमी है, जिसे दुनिया मैग्नीटो के नाम से जानती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अब एक शांत और छुपी हुई जिंदगी जी रहा है। उसके साथ उसकी प्यारी पत्नी और उसकी मासूम बेटी नीना रहती है। एरिक अब एक फैक्ट्री में काम करता है और अपने धातुओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति को छिपा कर रखता है। लेकिन एक दिन जब उसका एक सहकर्मी हादसे में फंस जाता है, तो एरिक उसे अपनी ताकत से बचा लेता है। यही एक काम उसकी पहचान को उजागर कर देता है। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वह वही मैग्नीटो है जिसे दुनिया एक खतरनाक म्यूटेंट समझती है। वो उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में एक भयानक दुर्घटना होती है। उन सैनिकों की लापरवाही और डर की वजह से एरिक की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। ये देखकर एरिक टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ बदला होता है। वो अपने परिवार को खो चुका होता है और उसका दिल दर्द और गुस्से से जल रहा होता है। वो पूरे गुस्से में सभी सैनिकों को मार डालता है। उसी समय दूर बैठा साबा नूर इंटरनेट के जरिए दुनिया का सारा इतिहास पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि मैग्नीटो ही पहला म्यूटेंट था, जिसने दुनिया के सामने खुलकर अपनी पहचान जाहिर की थी।
उसे एहसास होता है कि एरिक एक बहुत ही शक्तिशाली और उपयोगी साथी हो सकता है, और तभी वो एरिक से मिलता है और उसे वहां ले जाता है जहां एरिक की सबसे दर्दनाक यादें बसी हुई हैं। वह भयानक नाजी कैंप जहां एरिक की शक्तियां पहली बार जागी थीं जब उसने अपने माता पिता को खोया था। साबा नूर एरिक के भीतर के गुस्से, दुख और पीड़ा को उकसाता है। एरिक उन जख्मों को फिर से जीता है और फिर अपने गुस्से से पूरा कैंप तबाह कर देता है। सिर्फ कैंप ही नहीं, पूरा शहर उसकी ताकत से मिट जाता है। अब एरिक अकेला नहीं है, वो साबा नूर के साथ तीसरा हॉर्समैन बन जाता है, एक ऐसा योद्धा जिसे अब प्यार से नहीं, सिर्फ दर्द और बदले से फर्क पड़ता है। तभी कहानी में आगे प्रोफेसर के स्कूल में माहौल भारी हो गया है। रेवेन, जो अब खुद को एक नेता और रक्षक मानने लगी है, और वो प्रोफेसर को बताती है कि एरिक दोबारा सामने आया है और लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पर प्रोफेसर बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि एरिक का दर्द उसे अंधेरे में धकेल सकता है। उसे ढूंढने के लिए प्रोफेसर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, एक ऐसी अद्भुत मशीन जो दुनिया भर के म्यूटेंट्स का पता लगा सकती है और प्रोफेसर की टेलीपैथिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन इसी दौरान एक अनहोनी घटती है। जब प्रोफेसर वहां होता है तब साबा नूर उसकी मानसिक दुनिया में घुस जाता है। अब एपोकलिप्स सिर्फ बाहर से नहीं, प्रोफेसर के जरिए अंदर से भी हमला करता है। वो टेक्नोलॉजी को हाईजैक कर लेता है और प्रोफेसर की शक्तियों को अपने काम में ले आता है। उसके जरिए वो पूरी दुनिया की सरकारों और सेनाओं को मजबूर करता है ताकि वो पृथ्वी का पूरा परमाणु हथियार भंडार, चाहे वो मिसाइलें हों, पनडुब्बियां हों या विमान, सबको अंतरिक्ष में दाग दें। उसका मकसद दुनिया को निर्दोष बनाना ताकि कोई भी उसे रोक न सके। इतना ही नहीं, वो सरकार की सभी रक्षा प्रणालियों को आत्मविनाश के लिए मजबूर कर देता है। अब एपोकलिप्स पूरी तरह तैयार है। वो अपने 3 नए और शक्तिशाली अनुयायियों मैग्नीटो, साइलोक और एंजेल के साथ प्रोफेसर एक्स के स्कूल पर हमला करता है। वो प्रोफेसर को जबरदस्ती उठाकर बंदूक की गोली की तरह उठा ले जाता है क्योंकि अब उसे जरूरत है प्रोफेसर की टेलीपैथिक शक्ति की, एक ऐसा दिमाग जिससे वो पूरी मानव जाति को नियंत्रित कर सके। इधर इलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है। वो अपनी ऊर्जा से हमला करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका हमला गलत दिशा में चला जाता है। इससे स्कूल की ऊर्जा प्रणाली में विस्फोट हो जाता है और पूरा स्कूल, जहां अनगिनत म्यूटेंट्स ने घर पाया था, वो भीषण धमाके में तबाह हो जाता है। यह पल भय, आंसुओं और अफसोस से भरा हुआ है। अब प्रोफेसर लापता है, स्कूल बर्बाद हो चुका है और एपोकलिप्स पहले से ज्यादा ताकतवर है। पूरा स्कूल खतरे में है। लेकिन उसी समय पीटर नाम का एक लड़का आता है जिसे दुनिया क्विकसिल्वर के नाम से जानती है। वो बिजली जैसी रफ्तार से स्कूल पहुंचता है। पीटर ने हाल ही में ये सच जाना है कि एरिक उसका असली पिता है। अब वो उसे ढूंढना चाहता है और उसे लगता है कि प्रोफेसर उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही वो स्कूल में आता है, वो अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर सभी छात्रों को एक एक करके विस्फोट से पहले ही बाहर निकाल देता है। पूरा स्कूल पल भर में खाली हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एलेक्स विस्फोट में लापता हो जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। अभी किसी को राहत भी नहीं मिलती कि एक और संकट आ जाता है, क्योंकि तभी वहां पर कर्नल विलियम आता है, जो एक सख्त और म्यूटेंट से नफरत करने वाला सैन्य अधिकारी है। और वो अपनी टीम के साथ आता है और हैंक, रेवेन, पीटर और मोयरा को पकड़कर एक रहस्यमयी मिलिट्री फैसिलिटी में ले जाता है। उन्हें वहां पूछताछ और कैद के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। स्कॉट, जीन ग्रे और नाइट क्रॉलर छुपकर स्ट्राइकर के हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं। वो मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाते हैं, जहां उन्हें मिलता है एक भयानक और जंगली कैदी, जिसे सैनिक वेपन एक्स के नाम से पुकारते हैं। असल में ये वुल्वरीन होता है, जो अब पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है, मानसिक रूप से बिल्कुल जानवर बन चुका है। जब वो पिंजरे से आजाद होता है, वो सभी सैनिकों को मार देता है, लेकिन जीन ग्रे उसे रोकती है। जीन अपनी टेलीपैथी से उसके दिमाग को छूती है और उसके दिमाग में दबी हुई कुछ यादों को वापस लौटाती है। लोगन थोड़ी देर के लिए खुद को पहचानता है, फिर वो जंगल की ओर भाग जाता है। इस बीच स्कॉट, जीन और नाइट क्रॉलर अपने सभी साथियों को बचाकर वहां से बाहर निकालते हैं। अब टीम लगभग एक साथ है, लेकिन प्रोफेसर अभी भी एपोकलिप्स के कब्जे में है और असली युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली है। कहानी में प्रोफेसर अब एपोकलिप्स के कब्जे में है। साबा नूर अब अपना अंतिम और सबसे खतरनाक कदम उठाने जा रहा है।
वो प्रोफेसर के शरीर में अपनी आत्मा को स्थानांतरित करना चाहता है ताकि उसे दुनिया के हर इंसान के मन पर नियंत्रण मिल जाए। उसे पता है कि प्रोफेसर की टेलीपैथिक शक्ति से वो पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर अपने दिमाग के जरिए एक गुप्त संदेश जीन ग्रे को भेजता है। उसके जरिए वो उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। जीन, स्कॉट, रेवेन, नाइटक्रॉलर, बीस्ट, पीटर सभी अब अपोकलिप्स से अंतिम युद्ध के लिए तैयार होते हैं। वे सभी मिलकर लोकेशन की ओर रवाना होते हैं। इस बीच अपोकलिप्स के कहने पर मैग्नीटो अपनी धातु नियंत्रित करने की शक्ति से धरती के चुंबकीय ध्रुवों को तोड़ मरोड़ देता है। दुनिया भर में तबाही मच जाती है, इमारतें गिरने लगती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, सारी दुनिया आतंक में डूब जाती है। टीम पहुंचती है और शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई के दौरान वे प्रोफेसर को बचा लेते हैं, लेकिन आत्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया के चलते उसके बाल झड़ जाते हैं और यहीं से उसका प्रसिद्ध गंजा रूप बनता है। एंजेल लड़ाई में बुरी तरह घायल होता है और अचेत हो जाता है। अब युद्ध और भी घमासान हो जाता है। रेवेन और जीन की मदद से एरिक और ओरो को एहसास होता है कि अपोकलिप्स का रास्ता गलत है। वे पलट जाते हैं और अपोकलिप्स के खिलाफ एक्समैन के साथ खड़े हो जाते हैं। मैग्नीटो अपनी पूरी शक्ति से धरती को बचाने में जुट जाता है। स्टॉर्म पहली बार अपने दिल से युद्ध करती है, न कि डर से। उधर अपोकलिप्स और प्रोफेसर के बीच एक मानसिक युद्ध शुरू होता है, एक ऐसा युद्ध जो शरीर से नहीं मन से लड़ा जाता है। लेकिन अपोकलिप्स बहुत ताकतवर है। प्रोफेसर कमजोर पड़ने लगता है। तभी वो जीन ग्रे को पुकारता है। जीन, अब वक्त आ गया है, अपनी असली शक्ति को आजाद कर दो। जीन पूरी तरह जाग जाती है। उसके अंदर की छुपी हुई फीनिक्स फोर्स यानी कि एक असीम और अनियंत्रित ऊर्जा फूट पड़ती है। वो हवा में उठती है, उसके चारों ओर लाल नारंगी अग्नि की लहरें फैलने लगती हैं और फिर वो अपोकलिप्स को अपनी पूरी ताकत से भस्म कर देती है। एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे न कोई रोक सकता था न समझ सकता था। अपोकलिप्स की आखिरी चीख गूंजती है और उसके साथ ही उसका अंत हो जाता है। इस अफरा तफरी और जीत के बीच साइलॉक चुपचाप भाग जाती है, शायद किसी नए मकसद या नई साजिश की तलाश में। लड़ाई खत्म होती है। दुनिया एक बार फिर तबाही से बच जाती है। एक्समैन एक बार फिर असली हीरो बनकर उभरते हैं, एक नई टीम, एक नया जोश और एक नई शुरुआत के साथ। अपोकलिप्स की हार के बाद दुनिया में शांति लौटने लगती है, लेकिन दिलों में अभी भी युद्ध के निशान बाकी हैं। प्रोफेसर, जो खुद लगभग अपनी जान खो चुके थे, अब एक और अधूरे रिश्ते को पूरा करने का फैसला करते हैं। वो मोइरा की वो यादें लौटाते हैं जो उसने पहले खुद मिटा दी थीं। उनके बीच की पुरानी बातें, मुलाकातें, प्यार, सब कुछ। मोइरा की आंखों में भावनाएं लौट आती हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक अधूरी प्रेम कहानी फिर से सांस लेने लगती है। उधर एरिक और जीन ग्रे मिलकर प्रोफेसर के स्कूल को दोबारा खड़ा करने में मदद करते हैं। एरिक, जिसने हाल ही में अपना परिवार, रास्ता और विश्वास खोया था, अब एक बार फिर कुछ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब प्रोफेसर उसे शिक्षक बनने का प्रस्ताव देता है तो वो विनम्रता से मना कर देता है। एरिक कहता है, मुझे अभी खुद को ढूंढना है प्रोफेसर, तुम्हारी लड़ाई मेरी नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी मैं लौटूंगा। पीटर अब भी अपने पिता एरिक को नहीं बताता कि वो उसका बेटा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, शायद वो सही समय का इंतजार कर रहा है। अब एक नई टीम तैयार है। हैंक और रेवेन, जो खुद कई लड़ाइयों से गुजरे हैं, अब बनते हैं गुरु और मार्गदर्शक। वे अब प्रशिक्षण देते हैं नई पीढ़ी को। स्कॉट, जीन ग्रे, ओरो, कर्ट और पीटर अब ये हैं नए एक्समैन। स्कूल में फिर से रौनक लौट आती है और प्रोफेसर की शांति और सह अस्तित्व की कल्पना फिर से जी उठती है।